पहला इंटरव्यू मैंने अपनी ज़िंदगी का वहाँ जाके दिया उनको। और उन्होंने मेरा जो प्रोफाइल है वो सारा देखा और उन्होंने जो है वो दे थॉट कि मैं एक एक्सीलेंट कैंडिडेट हूँ और दे वर वेरी इम्प्रेस्ड बाय माय प्रोफाइल। लेकिन जब ऑफ़र करने की बारी आई तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया 25,000 रुपया पर मंथ सैलरी। इतना तो आप जो है इसका मल्टीपल टाइम दिन में बना लेते थे मैं पहले। इसे 4 गुना दिन में बना लेता था एक ज़माने में। तो 25,000 रुपये सुन के जो है ना मुझे मेरा दिमाग घूम गया अंदर ना। मैंने मैंने जो है ना उनसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने अपने आप से सवाल पूछा उसी टाइम बैठे-बैठे और अपने आप को बताया कि बेटा ये तुम्हारी औकात है, ये तुम्हारी वर्थ है मार्केट की नज़र में। तुम खुद मतलब एक किस्म का होता है ना कि जब आप लेट बैक हो जाते हैं ना बहुत ज़्यादा, जब हम्म। आपकी चीज़ें चल रही होती हैं, आप आराम पसंद हो जाते हैं, चीज़ों को टाइम देना कम कर देते हैं, या आप उस पे मतलब और चीज़ों कंपाउंड नहीं करते अपने बिज़नेस को, तो आप जो है ना फिर एक वक्त ऐसा आता है। तो वो वक्त मैंने उसको जो है ना वो मोमेंट ऑफ ट्रुथ था, मैंने उसको रियलाइज़ किया कि भाई ये जॉब जो है ना एक तो मेरे लिए बनी नहीं है, और जिस बंदे ने इतने अच्छे दिन देखे हों वो मेरे ख्याल से 25,000 पर मंथ की सैलरी तो बिल्कुल भी उसको काबिल कबूल नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ द पॉडकास्ट बैक टू बेसिक्स। आई एम योर होस्ट नईम सिकंदर। आज मैंने समझ लें कि एक बहुत ही ख़ास मेहमान को दावत दी है। उनकी लाइफ स्टोरी बड़ी इंस्पिरेशनल है। पैसा तो उन्होंने बड़ा कमाया है, मुख्तलिफ़ काम करके, वेबसाइट्स बेच के, वेबसाइट्स बना के, ब्रांड्स बना के, ब्रांड्स को स्केल करके। लेकिन मैं चाह रहा था कि आजकल जो इंडस्ट्री में एक बूम आया हुआ ई कॉमर्स का, और हमारे गेस्ट भी आए हुए थे, हुज़ैफ़ा भी आए हुए थे, साकिब भी आए हुए थे, जिनसे हमने इंटरनेशनल ई कॉमर्स पर बात करी। तो मैंने कहा कि यार ज़रा तो लोकल ई कॉमर्स पे भी बात कर लें कि लोकल ई कॉमर्स का क्या पोटेंशियल है और क्या सक्सेस स्टोरी है हमारे पास। तो लकीली उमर मजीद भाई हमारे जो लाहौर में एक दोस्त हैं और जो कि बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, मैंने सोचा कि उनसे अच्छा कोई बंदा हो नहीं सकता कि इस टॉपिक पे मैं उनसे बात करूं। तो उमर भाई, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर पॉडकास्ट। माय प्लेयर। एंड ही इज़ ऑल्सो द फाउंडर एंड CEO ऑफ न्यूट्राइट। आपने फेसबुक पर बहुत दफ़ा, शायद अगर आप थोड़े से मोटे हो तो बल्कि मैं मोटा नहीं हूँ, मैंने भी आपके एड्स देखे हुए हैं, आ रहे होते हैं न्यूट्राइट के, आपकी वेट लॉस सप्लीमेंट जी के। जी। तो बिफोर वी डिग डीप डाइव इनटू दिस होल लोकल ई कॉमर्स और आपने ये ब्रांड कैसे बनाया, मुझे थोड़ा सा अपनी अर्ली लाइफ के बारे में बताएं। कैसे आपने ये ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट करी, कौन से ग्रेड में थे, क्या कर रहे थे और क्यों स्टार्ट किया? व्हाट वाज गोइंग थ्रू योर हेड एट दैट टाइम कि यार ऑनलाइन भी पैसा बनता है? जी, ऑनलाइन का तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि जब मैंने बेसिकली फ़र्स्ट टाइम पैसा कमाना शुरू किया था तो वो बहुत ही अर्ली एज थी। आई वाज़ इन 4th या 5th क्लास। जब आप टॉय मैगज़ीन्स होते थे जो कि ना यूज़्ड में आते थे मार्केट में। नए तो हम परचेज़ नहीं कर सकते थे अपनी पॉकेट मनी से, बट ओल्ड बुक बैंक से मिल जाया करते थे। तो वो तकरीबन 7-8 रुपए का एक मिलता था और नए की प्राइस काफ़ी ज़्यादा होती थी। तो वो मुझे इकट्ठे करने का शौक़ था। तो वो अक्सर मेरे स्कूल बैग में मेरे साथ होते थे। तो एक दफ़ा ऐसे ही मैं स्कूल बैग में जो है ना वो मेरे कुछ दोस्तों ने वो देख लिए मेरे पास, तो उन्होंने उसमें इंटरेस्ट लिया। तो मैंने उनको जो है ना वो 10-10, 12-12 रुपए में बेच दिए सारे। तो मुझे आइडिया हो गया कि यहाँ से पैसा बन सकता है। तो फिर मुझे जब कोई पॉकेट मनी मिलती थी 100-50 इकट्ठा होना, तो मैं किलो के हिसाब से जाके ना ले आया करता था ओल्ड बुक बैंक से, और वो ला के जो है ना खुद पहले देखता था, पढ़ता था उनको, और उसके बाद उनको जो है ना सेल कर दिया करता था। तो वो 10-12 रुपए में बिक जाता था। हर उसके पीछे 4 रुपए, तकरीबन 4-5 रुपए, 10 रुपए के करीब बच जाया करते थे ना। तो स्टार्ट तो वहाँ से हुआ। मुझे मतलब शौक़ पहले से ही था कि ख़ुद से जो है कुछ करके मतलब आप कुछ पैसा कमाएँ। उससे होता क्या था कि मैं फ़ंड कर पाता था, खाने पीने का बहुत शौक़ था शुरू से। तो मैं फ़ंड कर पाता था कि एक एक्स्ट्रा जूस का डब्बा मिल जाएगा, या खाने पीने के लिए स्कूल से वापसी पे जो है कुछ एक्स्ट्रा ख़रीद लूँगा, छोटे भाई के लिए कुछ ख़रीद लूँगा। तो उससे मैक्सिमम मतलब ये हो जाता था। तो लेकिन जो एक्चुअल में जो मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, जिसे मैं कहूँगा ऑनलाइन तो नहीं, जिसे मैं कहूँगा कि एक्चुअल जो अर्निंग का जो मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, वो एक उसका आगाज़ एक धोखे से हुआ। जब मैं तकरीबन 9th क्लास में था, तो मैंने एक आप तब बहुत ज़्यादा ट्रेंड था, आज भी है, ट्रेंड था तब कि
इश्तहार लगे होते थे जगह जगह पे, अवेज़ा किए होते थे उन्होंने कि जी 1000 रुपये में अपनी वेबसाइट बनवाएं या 1500 में अपनी वेबसाइट बनवाएं और आज इंटरनेट से पैसे कमाना सीखें। तो मैंने भी इस तरह के इश्तहार वो लाहौर में जगह जगह पे लगे हुए थे, तो वो एक नंबर उस पर लिखा हुआ था, मैंने उनसे रब्ता किया। तो वो मेरे ख़्याल से कहीं इस्लामाबाद वाली साइड के ही कोई थे, तो उनसे उनसे उन्होंने जो है उन्होंने अपना अकाउंट नंबर दिया। उन्होंने कहा जी इस तरह आपको वेबसाइट देंगे और उससे आप जो है ना पैसे कमाएंगे ऑनलाइन। तो मेरे पास तो इतने पैसे नहीं थे, इतनी पॉकेट मनी नहीं होती थी। 9th क्लास में भी तो मैंने अपनी वालदा से कहा कि मुझे जो है ना 1000 रुपये चाहिए, तो इस तरह से वो मुझे इंटरनेट से पैसे कमाना सिखाएंगे, मेरी वेबसाइट बना के देंगे। उनसे 1000 रुपये लिया और जाके उनके अकाउंट में मैंने डिपॉज़िट करवा दिया। एक दफ़ा उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया पूछने के लिए कि जी करवा दिया आपने, और उन्होंने कहा 2 घंटे बाद आप हमें दोबारा कॉल करें। उस 2 घंटे, वो 2 घंटे और आज का दिन उन्होंने मेरी कॉल नहीं उठाई। स्कैम हो गया। वो मुझे नहीं पता कि वो क्या हुआ, तो वो बस एक किस्म का स्कैम हो गया और वो उन्होंने मेरी कॉल नहीं उठाई। और मैं जो है इस मेरी बड़ा तजस्सुस मेरा बढ़ गया इस चीज़ को लेके कि ऐसी कौन सी चीज़ है ये वेबसाइट्स बना के या इंटरनेट से आप अपने पैसे कैसे कमा सकते हैं। मेरे लिए एक नई चीज़ थी, मैं सीखना चाह रहा था, तो बस उसकी थोड़ी सी रिसर्च स्टार्ट कर दी और देखा वेबसाइट कैसे बनती है, क्या होता है जनरली जो उसके बारे में सारा मैंने जान लिया। और फिर मैंने सोचा कि एक वेबसाइट बनानी है जिसके ऊपर ना मोबाइल फ़ोन की ना प्राइसेस एंड ऑल दैट, और वो मैं रखूँगा, सारा डेटा वगैरह रखूँगा। मुझे तो खुद बनानी नहीं आती थी वेबसाइट, तो इस चीज़ को 4-5 महीने गुजर गए रिसर्च करते हुए। रिसर्च करने के बाद मैंने एक डेवलपर जो है ना ढूंढा कि जो मुझे वेबसाइट बना के देगा ये। वो ढूंढने के बाद जो है मैं एक्चुअली उससे जो रेट तय हुआ वो तकरीबन 30 या 31 हज़ार रुपये का रेट था। उसने कहा था मैं आपको 3 से 4 महीने में वेबसाइट कंप्लीट कर दूंगा। और ये डेवलपर किसी सॉफ्टवेयर हाउस का था या नहीं वैसे ही? ये किसी अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस में काम अच्छा। कर रहा था। मुझे सॉफ्टवेयर हाउस का नाम नहीं याद है, बट वो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर हाउस है लाहौर में, काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस है, वहाँ काम कर रहा था वो। और ये बात मेरे ख्याल से 2005 की है, सन 2005 की। तो तब मैंने उनको, जो उनके ऑफ़िस में भी मैं मिला और उनको जो मैं पैसे भी दे के आया था उनके ऑफ़िस में दे के आया था मैं। और वो पैसे इस तरह से थे, पैसे तो मेरे पास थे ही नहीं। उन्होंने 30-31 हज़ार मुझे कोट किया और उन्होंने कहा 18-19 हज़ार रुपये आपको पहले देना पड़ेगा और बाकी जो है जो आप वेबसाइट डेवलपमेंट के बाद मुझे देंगे। तो अब मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं घर अपने वालिद साहब से, मेरे वालिद साहब जो हैं वो रिटायर्ड बैंकर हैं, तो उनसे भी मैं इतने पैसे नहीं मांग सकता था। तनख्वाह में भी इतना जो है वो उनका जो है वो रिटायर हो गए थे वो 2003 में, ठीक है, 2003 में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। तो उसके बाद वो ज़्यादातर ज़मीनें वगैरह हमारी जो हैं वही देखते थे जाके। तो 2005 की बात है ये। अब मैंने जो है ना अपनी वालदा से ज़िक्र किया कि मुझे इस तरह पैसे चाहिए, हालांकि पहले एक स्कैम मेरे साथ हो चुका था कि उन्होंने उसका रिज़ल्ट भी देख लिया था कि उस 1000 रुपये से कुछ नहीं हुआ। मैंने उनसे ज़िक्र किया, मैंने कहा इस तरह है, ये एक वेबसाइट मुझे बना के देंगे, उससे जो है मैं अपनी अर्निंग स्टार्ट करूँगा। और इस दफ़ा जो है वो लाहौर में भी है, बंदा हाथ से भी निकलेगा। ये लाहौर में है बंदा और इसके घर का भी मुझे पता है। अच्छा। हाँ, तो जी उन्होंने मुझे पूछा कितने पैसे चाहिए। मैंने कहा जी 20,000 रुपया या 18,000 रुपया पहले उन्हें देना है। तो पहले तो वो थोड़ा हैरान हो गई कि इतने सारे पैसे आपको चाहिए इसके लिए, कि एक्सपीरियंस आपका है भी नहीं इतना, और अगर दोबारा से कुछ ऐसा हो गया। तो मैंने उन्हें काफ़ी यकीन दहानी कराई कि ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। और उनके पास भी इतने सेविंग्स वगैरह नहीं पड़ी हुई थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे एक अपनी ना वालिद साहब से जो है चोरी छुपे एक अपनी चूड़ी सोने की निकाली और वो निकाल के मुझे दे दी कि ये बेच के जो है ना तुम उसे पैसे दे दो और अपनी वेबसाइट जो है ना वो बनवा लो। तो मैं वो पैसे उनके ऑफ़िस में जाके उनको दे के आया। उन्होंने उस पर काम स्टार्ट किया और 2 महीने का टाइम मांगा। 2 महीने में कुछ उन्होंने मुझे 20% 30% का वर्क उन्होंने करके भी दिखाया, बट वो काम काफ़ी नहीं था। और तीसरे महीने जब मैं उनके घर गया, उनसे मेरी बात नहीं हो पा रही थी, तो उनके घर गया, उनसे जाके उनके बारे में जब पूछा, उनके वालिद साहब निकले, उन्होंने कहा जी वो तो अमेरिका शिफ्ट हो गया, यहाँ से चला गया। अच्छा। अब मैं उनसे भी पैसों का तकाजा नहीं कर सकता था, तो वो भी ज़ईफ़ इंसान थे, मैं उनसे अब क्या पैसों का तकाजा करता। तो मुझे वहाँ भी समझ आ गया कि ये भी मेरे साथ जो है उंगली ना हो गई है। उंगली हो गई, चूना लग गया मुझे दोबारा से। अच्छा, उस ज़माने में व्हाट्सएप वगैरह कुछ था कि आप उनको कॉल करो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो या नहीं? नहीं, व्हाट्सएप तो बिल्कुल नहीं था तब। तो मेरे ख्याल से यूट्यूब भी अभी नया नया ही आया अच्छा। था। व्हाट्सएप तो बिल्कुल भी नहीं था। और जो है इस तरह का कोई कम्युनिकेशन मोड्स नहीं थे मेरे ख्याल। ऑर्कुट था मेरे ख्याल से उस टाइम पे, हाँ, ऑर्कुट। ऑर्कुट था तब। तो अब ये भी मतलब मैं फिर
वही मतलब उसी तरह अपनी वालदा के सामने उसी तरह गया। उन्होंने मुझे जो है ना बिल्कुल भी, जो सबसे अच्छी बात है, उन्होंने बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं किया, बिल्कुल नहीं डांटा। जो भी गलत हुआ या जैसे भी हुआ, वालिद साहब को नहीं उन्होंने बताया, बट उन्होंने मुझे इस बारे में जो है ना, उन्होंने ये नहीं कहा कि तुमने गलत किया या कुछ भी। उन्होंने मुझे मोटिवेट ही किया कि अब इसको ख़ुद से सीखो कैसे करते हैं, या ख़ुद से सीखने की कोशिश करो। जो तुम्हें चीज़ नहीं मिली, वहाँ से मेरा जज्बा इस चीज़ का जो है ना काफ़ी बढ़ा, और मैंने इसके बारे में ना साथ साथ पढ़ना शुरू कर दिया कि क्या होता है, वेबसाइट किस तरह से बनेगी। अब मज़ीद रिसर्च की, और करते करते जो है वो मैं अपना मैट्रिक का जो मैट्रिक मैंने क्लियर कर लिया। अपना मैट्रिक क्लियर कर लिया तो फिर से दोबारा था कि अब कुछ करना है। छुट्टियां थीं, उन छुट्टियों के दौरान मैं वैसे कॉलेज मेरा फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर, वहाँ से मैंने ग्रेजुएट किया अपना फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर। तो फर्स्ट ईयर का भी कुछ दिन थे, चंद दिन थे स्टार्ट होने में। तो आपको याद होगा कि वो उन दिनों में ना वो इंटरनेट मैगज़ीन और स्पाइडर मैगज़ीन आया करते थे ना, तो वो उसकी सब्सक्रिप्शन मैंने की हुई थी। वो हर महीने जो है ना घर आ जाया करता था, स्पाइडर मैगज़ीन स्पेशली। तो वो स्पाइडर मैगज़ीन जो है ना, उसके अंदर इश्तिहार आते थे वेबसाइट्स के भी, वेब होस्टिंग के भी। तो मेरी नज़र के सामने एक ऐड आया एक वेब होस्टिंग कंपनी का कि 1200 रुपये में आप अपनी वेबसाइट जो है ना बनाएंगे, आपको होस्टिंग मिलेगी, डोमेन मिलेगी, जो कि एक लेजिट इश्तिहार था। उसके अंदर कोई ऐसा जिक्र नहीं था पैसे कमाएंगे या कुछ करेंगे। तो मैंने जो है वो 1200 रुपये, उस टाइम 1200 भी नहीं थे मेरे पास, फिर नहीं थे। तो कोई ऐसे की सेविंग्स वगैरह कुछ नहीं की हुई थी। तो वो एक दोस्त से मैंने 1200 रुपया लिया, और मैं जो है ना और इस दफ़ा थोड़ी शर्म भी आ रही होगी कि यार अम्मी के पास दोबारा जाऊंगा। अम्मी के पास नहीं, मैं दोबारा गया, मैंने उनसे नहीं मांगे। मैं दोस्त के पास गया, उसने 1200 दिए। मैं वो लेके जो है ना, वो वेब होस्टिंग का ऑफिस था घर से कोई 2-4 किलोमीटर दूर, वहाँ चला गया। उनके पास गया तो वहाँ जो सेल्स का बंदा था ना, उसने पहले तो मुझे डिफरेंट पैकेजेस दिखाए, और फिर उसने मुझे जो है ना अपना जो मेन पैकेज था ना, रिसेलर पैकेज, वो दिखाया कि इसके अंदर आप मल्टीपल अनलिमिटेड वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हैं। 500 GB की स्पेस है इसके अंदर, बैंडविड्थ आपको अनलिमिटेड मिलेगी, इससे आप पैसे भी कमा सकते हैं, आप खुद वेब होस्टिंग कंपनी बन सकते हैं एक। तो वो मुझे बड़ा फैसिनेट किया। उसने मुझे कहा कि हम आपको, ये वैसे 20,000 का पैकेज है, आपको थोड़ा डिस्काउंट करके दे देंगे। आप हमें साल का 1200 देते हैं, आप हमें हर महीने 1200 दे देंगे, लेकिन आप कई गुना ज़्यादा कमा सकते हैं इससे। तो वो 1200 मैंने उसे दिया, और मैं उससे वो लेके आ गया। अब घर आया तो मैं सोच रहा था कि भाई ये इतनी सारी मेरे पास वेब होस्टिंग स्पेस है, वेबसाइट आज तक मैंने कोई नहीं बनाई, मैं इसका करूँगा क्या। हफ्ते तक मेरा कॉलेज स्टार्ट होने वाला था। कॉलेज स्टार्ट होने से 1-2 दिन पहले जो है ना, मैंने एक प्रिंट आउट निकाला, उसके ऊपर लिखा मैंने अपना जो है कि अपनी वेबसाइट बनाएं 2500 रुपये में, और इंटरनेट से पैसे कमाना सीखें। हालांकि मुझे खुद भी नहीं आता था इंटरनेट से पैसे कमाना। तो वेबसाइट बनवाएं 2500 रुपये में, और इंटरनेट से पैसे कमाना शुरू कर दें। वहाँ अपना नंबर दिया मैंने, और उसको जो है ना 4-5 प्रिंट आउट्स उसके लेके ना, मैं जब कॉलेज का पहला दिन था ना, मैंने जगह जगह पे आवेदन कर दिया जाके। वो जब जाके मैंने जगह जगह लगाया, तो पहले दिन ही मेरे पास 30-40 हज़ार के ऑर्डर्स आ गए। उसके अंदर एक ऑफ़र थी 2500 की, और एक ऑफ़र थी 3 वेबसाइट्स बनवाने पे चौथी फ्री। तो फिर क्या होता था, वो लड़के ना 3-3 लड़कों को घेरते थे अपनी फ्री के चक्कर में, तो 3 दिन के इकट्ठे ऑर्डर्स आते थे। तो वो 2500 का, वो 30 से 40 हज़ार रुपया पहले दिन ही मेरे पास आ गया। पैसे मैंने पकड़े, पहली दफ़ा मैंने इतने पैसे इकट्ठे कमाए। पहले तो नुकसान ही करवाए थे ना सिर्फ। वो पैसे लेके मैं घर आया, मैंने उनको 3 से 4 दिन का टाइम देता था वेबसाइट का आपकी मुकम्मल करने का ना। अब मैं घर आया, घर आके मैं पैसे सामने रखे और अपना कंप्यूटर ऑन किया, और सोच में पड़ गया कि वेबसाइट बनती कैसे है, क्योंकि मुझे वेबसाइट नहीं बनानी आती थी। मैंने वो कह के पैसे तो ले लिए लोगों से, लेकिन वेबसाइट अब डिलीवर भी करनी है, बनेगी कैसे। तो मैं सारी रात बैठा रहा, HTML की क्लासेस लेता रहा, सीखता रहा, ऑनलाइन सर्च करके, रिसर्च करके। तो होता है ना, जब आप किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं तो किसी न किसी हद तक वो आपको आ ही जाती है। तो 1-2 रातों में मैं इतना सीख गया कि 3-4 दिनों में मैंने सारे ऑर्डर्स वो डिलीवर कर दिए, उनको वेबसाइट बना के, उनको सारा जितना मैंने सीखा था कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए जाते हैं, गूगल एडसेंस के बारे में, एडब्राइट होता था उसके बारे में, और वो सारा जो है ना, वो प्रॉपर छोटी छोटी वीडियोज़ बना के ना, उनको मैं वो डिलीवर कर दिया करता था, कॉन्टेंट भी और वो साथ सारा। तो इसी तरह ये चलता गया। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मैंने जो है वो अपनी वेब होस्टिंग कंपनी होनेक्सटेक के नाम से बनाई। होनेक्सटेक जो है वो पाकिस्तान की शुरू के दिनों की बहुत अच्छी जो वेब होस्टिंग, जब एक बूम आया था वेबसाइट्स का और इसका, तब की माशाल्लाह से बहुत अच्छी कंपनी है। मतलब मेरी बहुत सारे जो जानने वाले हैं, बहुत सारी वाकफियत जो है ना वो पुराने लोगों से, वो तब के दिनों की है। वो लोग
जो कि मतलब आज अगर मतलब वो भूल भी गए हो ना, तो अक्सर उन्हें मतलब मैं याद कराऊँ कि आपने पहला डोमेन मेरे से लिया, तो आज वो माशाल्लाह बड़े बड़े स्टार एंटरप्रेन्योर्स हैं उनमें, लेकिन पहला डोमेन उन्होंने मेरे से लिया था। मतलब मैं उन्हें बताया करता था वेब होस्टिंग कैसे सेट होनी है। अक्सर फेसबुक की हिस्ट्री में वो आ जाती हैं पुरानी जो है ना 2009-10 की बातें, तो मैं उन्हें टैग भी करता हूँ कि ये देखिए आप मेरे से पूछ रहे हैं भाई ये होस्टिंग नहीं काम कर रही है, इसके अंदर ये मसले आ रहे हैं, तो वो हल कर रहे होते थे। पहला अपना ऑफिस बनाया लिंक रोड लाहौर में मैंने, और वो बहुत ही एक अच्छा मोमेंट था। वो भी हुंडई एक्सेल गाड़ी होती थी एक, जो अब्बा जी ने दी हुई थी कि जी आप ये कॉलेज ट्रैवल करने के लिए जो है ना ये ले जाया करें। वो तकरीबन 2-2.5 लाख की गाड़ी थी, तो वो मैं इस्तेमाल किया करता था। पहली दफ़ा जब पैसे कमाए थे तो मैंने पहली दफ़ा जब उस गाड़ी में 500 रुपये का अपने जेब से जो कमा के डीजल डलवाया था ना, वो एक अलग ही फीलिंग थी। वो उस गाड़ी को जो है ना मैंने जो है बेचा। उस गाड़ी को बेच के और जो कुछ पैसे खुद इकट्ठे किए हुए थे, उससे मैंने अपना पहला ऑफिस बनाया लिंक रोड में, मॉल टाउन लिंक रोड लाहौर में। और माशाल्लाह से वो ऑफिस इट वर्कड रियली वेल, माशाल्लाह से बहुत अच्छा चला। वो जो रीसेलर जिनसे मैंने लिया था उनकी भी जो हैं वो सेल्स, एक वक्त ऐसा आया कि हम साल 2 में उनकी भी सेल्स काट गए। माशाल्लाह से हमारे बहुत अच्छे अच्छे कस्टमर्स थे, बहुत कुछ सीखने को भी मिला उस टेन्योर में। बट अनफॉर्चुनेटली 2010 में, जिस तरह मैंने आपको अभी पहले भी जिक्र किया था, मेरा छोटा भाई जो है अंश, वो डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का पेशेंट है। तो डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बेसिकली एक ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है, जो कि आपके मसल्स को ना टाइम के साथ साथ वीक करती जाती है। तो 2010 में जो है वो उसको उसके लंग्स कोलैप्स कर गए और हार्ट जो है ना कार्डियक अरेस्ट उसको एक हुआ, जिसकी वी वर लकी इनफ कि वी वर इन हॉस्पिटल और डॉक्टर्स वर एबल टू सेव हिम, लेकिन आईसीयू में जो है ना वेंटिलेटर पे उसको शिफ्ट कर दिया और तकरीबन 3-4 हफ्ते जो है ना आईसीयू में ही रखा। डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर के आईसीयू में था, तो डॉक्टर्स हॉस्पिटल इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव हॉस्पिटल इन लाहौर, और हमारे कुछ हालात भी ऐसे नहीं थे। तो वो जितना बन पाया, मैं ऑफ़िस भी नहीं जा पाया उस दौरान, और वो सारा जो है ना काम थोड़ा जो है ना वो काम भी थोड़ा-सा ख़राब हुआ। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे जो है ना अपनी होस्टिंग कंपनी को जो है ना वो सेल ऑफ करना पड़ा, कुछ फंड्स वगैरह इकट्ठे करने के लिए और कुछ चीज़ें मैनेज करने के लिए कि चीज़ें मैनेज हो जाएँ। तो उसको मैंने 2010 में जो है वो सेल कर दिया, और उसके बाद फिर कुछ हालात ऐसे हो गए कि उसी दौरान ही कि जो पास पैसे थे वो भी साथ लगते गए, अंश के इलाज में ही आईसीयू में ही तब थे, और बिल्कुल फंड्स डिप्लीट हो गए। अब मुझे याद है कि मेरे पास 2000 रुपये आखिरी बचे थे, 1800 या 2000 रुपया था मेरे कार्ड में बैंक में, और वो ही था मेरे पास। और मुझे अब समझ नहीं आ रहा था, मतलब एक ऐसा दिन भी था कि मैं 2 दिन से घर नहीं गया था और 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं हुआ था। मतलब इतना परेशान था, परेशान इस वजह से था कि मेरा छोटा भाई आईसीयू में है। इस वजह से नहीं कि कंपनी बिकी है या कंपनी का कोई नुकसान हुआ है, वो चीज़ें तो देखें वो तो आती जाती रहती हैं, बट वो अंश की जो इतनी ज़्यादा टेंशन थी, सारी रात में बैठ के बाहर रोता रहता था, और अल्लाह ताला से दुआएं करनी कि अल्लाह ताला उसे सही कर दे। लेकिन अब ये भी था कि अब आगे करना क्या है। जो सारे टाइम मैं होता तो फ्री था, जब मुझे अंदर बुलाते थे आईसीयू में तो तभी मैं उसके बाद जाता था, एक सारा वक्त फ्री होता था। तो मैं सोचता था कि अब करना क्या है। मतलब 2 दिन ऐसे हो गए तो मैं घर नहीं गया था, और 2 दिन से खाना भी नहीं खाया हुआ था, इतना शदीद डिप्रेशन में मैं था। तो और उस टाइम ऐसा था कि जेब में भी पैसे नहीं थे, वो आखिरी 2000 वो भी उसी में पड़ा था, मैंने उसको भी नहीं निकाला। भूख भी बहुत लगी हुई थी। तो मेरे कज़न लकीली उस वक्त विज़िट करने आए रात के 2 बजे, तो उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे खाना खिलाया, हालांकि मैंने उनसे जिक्र नहीं किया था, ना उन्हें पता था कि अल्लाह ताला ने जन्नत नसीब करे, उनकी डेथ हो गई अभी रिसेंटली। तो वो मुझे ज़बरदस्ती मेरे ना करने के बावजूद भी मुझे खाना खिलाने लेके, कि मेरे दिल से इतनी दुआएं निकली उनके लिए, भूखा था बिल्कुल 2 दिन से। तो और मतलब मैं परेशानी में किसी को कह भी नहीं सकता था, या ना घर भी नहीं गया था, घर से खाना खा लेता। तो बट उन्होंने मुझे खाना खिलाया, और उसके बाद जो है ना अगले 1-2 दिन में मैंने सोचा कि ना मुझे यहीं से कुछ करना चाहिए, कुछ नया स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, क्योंकि आप बैठे तो फारिग ही हुए बैठा तो थे। फारिग होता था, तो मेरे पास मेरा एक लैपटॉप था, और वो मैं घर से लेके आया, और एक वतीन की इंटरनेट डिवाइस थी, तब वाईफाई वगैरह इतना आम नहीं होता था, या पाकिस्तान में 3G तो अभी रिसेंटली आया है, तो वो भी इतना आम नहीं होता था। तो वो एक वतीन की इंटरनेट की डिवाइस थी, बड़ी सी आती थी, वो घर में पड़ी हुई थी, इंटरनेट वो यूज़ करते थे, वो मैं उठा के ले आया, वो हॉस्पिटल में मैंने कनेक्ट कर ली। और तब मैंने सोचना शुरू किया क्या करूं, और कब मतलब 1-2 दिनों की रिसर्च के बाद मुझे समझ आया, मैंने सोचा कि एक ना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, जैसे
अमूमन आपने देखा होगा लिस्टिंग के व्लॉग्स होते हैं ना, टॉप 10 लिस्ट्स ऑफ बेस्ट मूवीज, बेस्ट गेम्स, बेस्ट एप्स वगैरह वगैरह। एग्जैक्टली। तो उस वक्त मैंने एक डोमेन रजिस्टर किया tiptop10s.com के नाम से, और होस्टगेटर से ही मैंने वेब होस्टिंग परचेज़ की, और वही 2000 रुपये के अंदर जो है ना वो टोटल चीज़ें हो गई, और मैंने जो है ना वो ब्लॉग स्टार्ट किया, और पहली रात से ही उसको लिखना शुरू कर दिया। उस पर 3 आर्टिकल्स, 4 आर्टिकल, सारी रात बैठ के मैं वही करता रहता था। फिर उसकी SEO करना शुरू की, जितना सीखा हुआ था अपने सारे उसमें, वो सारा मैंने उस पर अप्लाई किया। ऑन पेज SEO, ऑफ पेज लिंक बिल्डिंग एंड ऑल दैट, वो सब करता रहा। और अब 1 महीने बाद जो है अंश भी डिस्चार्ज हो गया हॉस्पिटल से, उसे घर ले गए, लेकिन घर भी आपको पता है कि वो वो अब उसे सारी उम्र डॉक्टर ने मैं बताया था कि इसे वेंटिलेटर पे ही गुजारनी पड़ेगी। तो घर का एक कमरा जो है वो बिल्कुल ICU बन गया, वहाँ पे हमें बैकअप रखना पड़ा, वेंटिलेटर परचेज़ करने पड़े, और इस तरह के मतलब काफ़ी सारे अखराजात हो गए ना। वेंटिलेटर भी मतलब इतना सस्ता नहीं आता, फिर कंप्रेसर, उसके ऑक्सीजन के सारा, और फिर नर्सिंग, दिन रात नर्स का स्टाफ्स को पे करना, और वो सारा एक बड़ा घर का ना एक बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया एकदम से। तो ये तो कॉन्टीन्यूस खर्चा था, ये होता ही रहना था, सैलरीज वगैरह और मेडिकेशंस और ऑक्सीजन वगैरह, तो ये सब चल रहा था। और मैं उसी डेडिकेशन के साथ अपनी वेबसाइट पे काम कर रहा था। 1.5 से 2 महीने गुजरे, और एडसेंस से जो है ना वो रेवेन्यू स्टार्ट हो गया, कुछ थोड़ी बहुत ट्रैफिक आने लग गई, और मेहनत मैं उसी तरह करता गया। मतलब मेहनत मैंने और ज़्यादा कर दी, 4 5 आर्टिकल्स मैंने उस पर छापना शुरू कर और दिया। आपको क्या लगता है आपकी मेहनत की इतना अंत तक मेहनत करने के पीछे रीज़न क्या थी? कि अनस को भाई के लिए करना है, या नहीं मैं वैसे ही फारिग बैठा हुआ हूँ, मैं कुछ कर लेता हूँ? व्हाट वाज लाइक उस वक्त आपके जहन में क्या चल रहा था? उस वक्त जहन में बस ये चल रहा था कि अब इसके अलावा कोई प्लान भी है नहीं, ना कंपनी है, उसको भी शुरू से स्टार्ट करना पड़े तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, और उसके अलावा मुझे घर के हालात भी अपने नज़र आ रहे थे, क्योंकि हमने इर्द गिर्द से उधार भी काफ़ी पकड़ लिए थे, इतना कुछ जो ख़र्चा हुआ था उस सारे अखराजात की वजह से। तो अब मुझे यही एक वे आउट नज़र आ रहा था, और मैं अपनी जो वेबसाइट की जो सक्सेस है ना, जिसके बारे में अभी आपको बताऊंगा, उसका क्रेडिट मैं अपनी मेहनत को नहीं देता हूँ, उसका क्रेडिट मैं अपने नसीब को देता हूँ। वो अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में ना लिखा हुआ था, भले अंश की वजह से कि आसानी पैदा हो जाए, उसका खर्चा निकल आए, या जैसे भी जो भी चीज़ें मैनेज हो जाए, आसानी पैदा हो जाए, मैं उस चीज़ को मैं उसी चीज़ को क्रेडिट, मेरी मेहनत शायद कुछ भी नहीं है, बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत की होगी, लेकिन जब नसीब में नहीं लिखा ना, वो चीज़ नहीं मिलनी। हर चीज़ का एक वक्त जो है ना अल्लाह ताला ने वो एक रखा हुआ है, आपको वो चीज़ तभी मिलनी है जब वो आप अल्लाह ताला ने आपके लिए डिसाइड किया वक्त। तो मेरे ख्याल से वो वक्त था जिसके अंदर, और उसको मेरी मेहनत ने जो है वो डेफिनेटली, मतलब वो जो मेरी डेडिकेशन और मेहनत थी उसकी वजह से वो जो है मुझे वो चीज़ मिल गई है। नहीं, जाहिर बात है आपके सामने खाना भी पड़ा हो, लजीज किस्म का 10 डिशें भी पड़ी हो, अगर आप कोशिश नहीं करेंगे, हाथ नहीं हिलाएंगे, नवाला नहीं बनाएंगे, मुंह में नहीं डालेंगे, तो नेमतें तो आपके सामने पड़ी हैं। Exactly. आपकी अच्छी लक के साथ साथ आपकी मेहनत और लगन का भी एक किरदार है आपका नसीब कैप्चर करने में, राइट? जी बिल्कुल। तो जी बताएं। तो 3 से 4 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह वेबसाइट वाज मेकिंग लाइक $1,000-1,200 तक हम पहुंच गए तकरीबन 3-4 महीने में। एंड देन हर महीने जो है ना वो रेवेन्यू डबल से डबल होता गया, माशाल्लाह। मतलब देयर वाज अ टाइम व्हेन द वेबसाइट वाज मेकिंग लाइक $17,000-18,000 अ मंथ। अमेजिंग। और ये सारा बात मैं कर रहा हूँ विद इन अ ईयर, 1 साल से कम अरसे की मैं बात कर रहा हूँ। वी वर हैविंग लाइक 50,000 यूनिक विजिटर्स अ डे, और काफ़ी सारे पेज इंप्रेशंस, मतलब तकरीबन 1.5 लाख के करीब पेज इंप्रेशंस भी बन जाते थे। तो एवरीथिंग वाज गोइंग ग्रेट। एडसेंस जो है वो हमारा उसके ऊपर मेजर रेवेन्यू जो है सोर्स था, और उसके अलावा हम वहाँ से कुछ एफिलिएट सेल्स वगैरह भी जनरेट करते थे। मैंने काफ़ी कुछ उस वेबसाइट से सीखा, एफिलिएट सेल्स कैसे करनी है, अमेज़न एसोसिएट्स कैसे वर्क करता है, मैंने वहाँ से सीखा। मतलब ये सारी चीज़ें बहुत अर्ली 2010 में जो है ना मैंने वहीं से सीखना शुरू कर दी, मेरी प्रैक्टिस वहीं से स्टार्ट हुई इन चीज़ों की। तो अब क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली मैं अवेलेबल नहीं था, घर पे इंटरनेट का एक्सेस मेरे पास नहीं था, और ये कोई तकरीबन मुझे वेबसाइट लॉन्च किए हुए तकरीबन 14-15 महीने गुजर चुके थे, 2011 की बात है। तो एडसेंस का कोई नोटिफिकेशन आया 72 आवर्स के अंदर, मुझे उसको रिस्पॉन्ड करना था। कुछ इमेजेस थे जो वेबसाइट पे लगे थे, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कर रहे थे उस पर थी। तो
मैं वो किसी शादी वगैरह के सिलसिले में लाहौर से बाहर गया हुआ था और मैंने नहीं देखा, जिसकी वजह से 72 आवर्स गुजर गए। जब मैंने वापस आके देखा तो वो मेरा एडसेंस अकाउंट जो है वो डिसेबल्ड हो चुका था। अब एडसेंस अकाउंट डिसेबल्ड हुआ तो तकरीबन एक जो नेक्स्ट पेमेंट आनी थी और एक जो पेमेंट अभी मतलब अभी होनी थी प्रोसेस, और एक जो पिछली प्रोसेस होने के करीब थी, तकरीबन ये $20,000 ये बनता था, वो तकरीबन उसमें स्टक हो गया। वो एडसेंस कभी पैसे वापस नहीं करता आपको, ये तो आपको भी आइडिया होगा। तो एक तो वो नुकसान हो गया। दूसरा फिर ये हुआ कि अब रेवेन्यू नहीं आ रहा, बाकी सोर्सेज से रेवेन्यू आता है लेकिन कम आता है, ठीक है। इसके साथ साथ एक छोटी सी पेनल्टी कॉपीराइट की वजह से मुझे फ़ील हो रही थी कि जो पड़ गई थी, जो कि हमारी सर्च ट्रैफिक थोड़ी सी डिक्रीज़ हो गई थी, मतलब तकरीबन 20% के करीब। तो मैंने रियलाइज़ कर लिया था कि ये अब जो है ना मेहनत बहुत ज़्यादा मांगेगी है और इसको जो है ना फ्लिप कर देना चाहिए इससे पहले कि बाकी रेवेन्यूज़ भी इसके ड्रॉप हों, क्योंकि मेजर तो रेवेन्यू में आ नहीं रहा। एडसेंस अकाउंट मैं दूसरा बना नहीं सकता था, वो दूसरा जो है ना पहले ही मैंने 2008-9 इंटरनेट के चक्कर में जो है ना, इंटरनेट से पैसे कमाने के चक्कर में ना, हर किसी ने जो उस एज से काम कर रहे हैं उन्होंने बहुत एडसेंस अकाउंट्स अपने बैन करवाएंगे खुद क्लिक करके या मुख्तलिफ तरीक़ों से। तो मेरे भी नाम के सारे एडसेंस अकाउंट जो है ना वो बैन हुए हुए थे, तो मैं और बनाने का ना रिस्क नहीं ले सकता था। तो मुझे ये था कि डर था कि कहीं मैं और बनाऊं तो वो वेबसाइट पे स्ट्राइक ना दे दें, वेबसाइट पे ही एडसेंस बैन ना कर दें, किसी और का एडसेंस में नहीं चलेगा। दो किस्म के बैन होते हैं, एक आपका अकाउंट बैन हो सकता है या एक आपकी वेबसाइट के ऊपर ही एडसेंस नहीं चल सकता। तो कहीं वो ना हो जाए, तो फिर तो बिल्कुल ही गए ना हम काम से। तो फिर मैंने उसको फ्लिपा पे लगाया। फर्स्ट टाइम मैंने वेबसाइट फ्लिप करने का मेरा एक्सपीरियंस फ्लिपा पे हुआ, एंड फ्लिपा पे अल्हम्दुलिल्लाह वेबसाइट वाज सोल्ड फॉर $150,000। अमेजिंग। और वो जो $1.5 लाख इकट्ठा जब बैंक अकाउंट में आया रात के 3 बजे, मुझे अभी भी याद है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड में आई वो पेमेंट मेरे ना। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड में मेरे पास कोई उस टाइम 300 रुपये होंगे, ठीक है, उससे पहले। और ना मुझे उन्होंने कहा एस्क्रो के थ्रू आई थी वो पेमेंट, और एस्क्रो जो है ना वो तकरीबन लेता था आपकी जो है ना ट्रांजैक्शन में 3 से 4 दिन स्टैंडर्ड चार्टर्ड में लग जाते थे। तो वो 3 दिन का टाइम था और मैं बार बार रात को ना रिफ़्रेश कर रहा हूँ और अभी 300 शो हो रहा है। वो एकदम रिफ़्रेश किया तो वो एकदम इतने सारे पैसे मैंने देखा, मैं मतलब तकरीबन 1 करोड़ समथिंग रुपए मैंने देखा। मैं सोचने लग गया, मैं इतना खुश हुआ, मैं सोचने लग गया मैं सुबह क्या ख़रीदूँगा ये मैंने क्या ख़रीदना है अभी ना। तो मैं वो सोचने लग गया और 3 बजे का वक्त था। मैंने जाके जल्दी से अब्बू को जो है ना सोए उन्हें जगा के मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा जी वो पेमेंट आ गई। वो भी उन्होंने आके देखा, काफ़ी खुश हुए। तो वो एक बड़ा ही जो है ना एक बड़ा मोटिवेशनल सा जो है ना वो एक लम्हा था और अनफॉरगेटेबल मोमेंट है, उसको आप भूल नहीं सकते। इतना सारा इकट्ठा पैसा, और मैं तब हूँगा गालिबन 21-22 साल का हूँगा, 21 साल का। बहुत बड़ी अमाउंट है तो 20-21 साल के नौजवान के लिए। एग्जैक्टली। तो वो फिर बस उससे सिलसिला चल उठा। फिर मैं वेबसाइट्स बनाता था, इस्टेब्लिश करता था, उनको सेल कर देता था। और 2012 में आई वाज द फ्लिपा's टॉप सेलर एज वेल। फ्लिपी ऑफ द ईयर अवार्ड भी मुझे 2 दफ़ा मिल चुका है फ्लिपा से, और तकरीबन $500,000 से ज़्यादा वर्थ की तो फ्लिपा पे ही जो है वो मैं सेल कर चुका हूँ। और लोगों को, दोस्तों को, बहुत सारे लोगों को मैंने हेल्प आउट किया सेल करने में, वेबसाइट जो हैं रिटेल करने में। तो इनको एक्सपैंड करके इनको फ्लिप करने में जो है ना वेबसाइट्स को मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को भी हेल्प किया और अपनी भी की। मेरा 700-800 वेबसाइट्स का प्रॉक्सी का नेटवर्क होता था। अभी तो वीपीएन का दौर आ गया ना, वीपीएन से पहले प्रॉक्सी वेबसाइट्स होती थी। तो मेरे पास 800 वेबसाइट्स का प्रॉक्सी नेटवर्क एक होता था, वो भी मैंने रिटेल किया। इस तरह की काफ़ी सारी इमेज होस्टिंग वेबसाइट्स और वो जो उस ज़माने में जो कर सकते थे सब बनाया, इस्टेब्लिश किया, सेल किया। अमेज़न एसोसिएट्स की वेबसाइट्स बनाई, उनको सेल किया। ये सब बात है 2012-2013 तक की ना, 2013 के मिड एंड तक की ना। तो 2014 में कुछ ऐसा हुआ, ख़र्चे तो साथ उसी तरह चल रहे थे। तो जो मेरी आखिरी वेबसाइट जो मैंने फ्लिप करने के लिए लगाई थी ना, वो वेबसाइट जो है वो फ्लिपिंग के दौरान ही उसको कोई जो है ना कोई अपडेट आया था, गूगल का जो है ना एल्गोरिदम अपडेट था, जिसकी वजह से उसकी जो ट्रैफ़िक है ना वो तकरीबन 20-25 हज़ार की डेली ट्रैफ़िक थी। और वो तकरीबन वेबसाइट की जो ऑक्शन अमाउंट उस टाइम $40,000 पहुँच चुकी थी फ्लिपा पे, एंड वो सेल हो जानी थी $75,000 में 2-3 दिन में, जो कि मुझे ईजी आइडिया था कि इतने में सेल हो जाएगी वो। बट वो मैं रात को जब मैं उसे लगा के सोया, मतलब 2 दिन गुजर गए, जब सुबह उठ के मैंने देखा ना तो ट्रैफिक बिल्कुल ज़ीरो। मैंने कहा शायद होस्टिंग सर्वर डाउन है, ट्रैफिक नहीं आ रही है। एनालिटिक पे मैंने जाके देखा तो वो
पता चला कि जी कोई स्ट्राइक आई है तो ट्रैफिक बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, सारी रैंकिंग्स गिर गई हैं, जो हमारी सब कीवर्ड्स की रैंकिंग्स थी ना वो सारी गिर गई हैं। वो देखा तो कोई एल्गोरिदम का अपडेट जिसके अंदर वो वेबसाइट है कोई मसला बन गया। तो वो जो है उसके बाद से मैंने जितनी चीज़ें ट्राई की, 1 साल तक एक्सपेरिमेंट में बहुत लाखों रुपए लगाए मैंने, नए नए किस्म के ब्लॉग्स वेबसाइट्स डेवलप करके उनको किया, लेकिन कोई चीज़ जो है ना उस तरह से चली नहीं। तो कोई जब कोई चीज़ हिट नहीं हुई तो डेफिनेटली ख़र्चे साथ साथ आपको पता है घर पे होते जा रहे थे। मतलब वो एक एक्स्ट्रा ख़र्चा था जो कि 4 से 5 लाख का, जो कि घर होना ही होना है हर महीने, वो नहीं आएगा कहीं से लेकिन लगना है वो ख़र्चा। तो वो फ़ंड करने के लिए जो मैंने इस दौरान बीच में जो है 2-3 प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी थी, उनको भी मुझे सेल करना पड़ा, उनको सेल करके फ़ंड करना पड़ा। साल गुजर गया, 1.5 साल गुजर गया, इतनी देर तो वो भी नहीं पैसे सर्वाइव कर सकते थे जब तक आपको कोई नया रेवेन्यू स्ट्रीम आप साथ ऐड नहीं करेंगे ना, तो वो भी बहुत मुश्किल बन गया। अब 2014 के एंड की बात है या मिड की बात है, मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना इन सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो चुका था। इससे पहले मुझे जो है ना मैंने अपने शौक़ जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह खूब पूरे किए हैं पैसे कमा के। 2-2 3-3 गाड़ियाँ रखी हैं और उनकी हम ड्रैग रेसिंग किया करते थे, उनको मॉडिफ़ाई किया करते थे और मतलब उसके अंदर पैसे भी बहुत ज़ाया किए हैं। लेकिन ये कि शौक़ भी एक किस्म का अपना जो है ना, सेविंग नहीं की, घर के खर्चे कंटिन्यूसली चल रहे हैं, बाइक के खर्चे कंटिन्यूसली चल रहे हैं और वेबसाइट्स बेचने के बाद कंटिन्यूसली एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं कि यार दोबारा मैं एक सस्टेनेबल इनकम मॉडल पे आ जाऊं, ताकि जो मेरा कैश फ्लो था प्रीवियसली वो अचीव हो जाए। वो भी नहीं हो रहा था क्योंकि एल्गोरिथम नया आ गया था, उसमें अपडेट आ गई थी। तो मैं समझ लूँ कि यू आर बैक टू स्क्वायर नंबर वन एंड यू वेंट इनटू द डिप्रेशन। एग्जैक्टली। बस अब ये हो चुका था कि कोई अब नया करने के चक्कर में ना जितना भी पास सेविंग्स थी ना वो डिप्लीट हो चुकी थी, ख़त्म हो चुके थे रिजर्व्स, कैश के रिजर्व्स ख़त्म हो चुके थे। तो 2014 में मुझे बहुत सीवियर डिप्रेशन और उसकी वजह से ना एंजाइटी की वजह से ना मुझे हाई ब्लड प्रेशर होना शुरू हो गया। सेहत मेरी ऐसी थी, शुरू से ही ऐसी थी, क्योंकि मुझे जो है ना हाशिमोटो थायराइड भी है, तो मैं कम भी करता हूँ वापस पुट ऑन हो जाता है मेरा वेट। तो मुझे कॉन्स्टेंटली एक बड़ी हाई कैलोरिक डेफिसिट डाइट पे रहना पड़ता है ना। तो मैंने जो है वो वेट लॉस का जर्नी अपना स्टार्ट किया बड़ा सीरियस होके, और मैंने तकरीबन 2015 के मिड से पहले ही जो है ना तकरीबन 60 kg 10 महीनों में जो है ना वेट लूज़ कर लिया। और वो वज़न कम करने के बाद मैं बिल्कुल ऐसा मतलब हो गया जिनसे मैं साल में नहीं मिला था वो लोग मुझे पहचान नहीं पाते थे। मतलब बिल्कुल ही मैंने अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म कर लिया। और मेरा जो ब्लड प्रेशर का मसला था वो भी सॉल्व हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा एथलेटिक हो गया, मेरी फ़िज़ीक अच्छी हो गई, वेट काफ़ी कम हो गया। और उसके बाद अब बाकी सब तो सेट हो गया, पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे नहीं आ रहे थे, पैसे नहीं आ रहे थे, ये एक बहुत बड़ा मसला था। तब तक भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे चीज़ों पे, लेकिन कोई उसका रिटर्न नहीं हो रहा था। एक गाड़ी भी बीच में बेच दी, अब एक गाड़ी मेरे पास रह गई। तो फिर क्या हुआ कि मैंने लाइफ में पहली दफ़ा अपनी CV तैयार की जॉब के लिए। मैंने कहा भाई कहीं ना कहीं से तो पैसे आए ना। तो मैंने सोचा कि यार मेरा जितना एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग में, SEO में एंड ऑल दैट चीज़ें इस्टेब्लिश करने में, उनको सेल करने में, इस एक्सपीरियंस पे तो मुझे लाखों रुपए मिल जाएंगे मार्केट में मैं जाऊंगा। तो मेरी तो बहुत वर्थ है मार्केट में, तो अप्लाई करते हैं कहीं जॉब। मैंने सॉफ्टवेयर हाउसेज में 2-4 जगहों पे CVs फेंकी। तो मुझे ऑफ रोड स्टूडियोज़ लाहौर का एक एजेंसी है, मीडिया एजेंसी, और वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट में काम करते हैं। वहाँ से मुझे कॉल आई इंटरव्यू की। पहला इंटरव्यू मैंने अपनी ज़िंदगी का वहाँ जाके दिया उनको, और उन्होंने मेरा जो प्रोफाइल है वो सारा देखा, और उन्होंने जो है वो दे थॉट कि मैं एक एक्सीलेंट कैंडिडेट हूँ, और दे वर वेरी इम्प्रेस्ड बाय माई प्रोफाइल। लेकिन जब ऑफ़र करने की बारी आई तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया 25,000 रुपया पर मंथ सैलरी। इतना तो आप जो है इसका मल्टीपल टाइम दिन में बना लेते थे मैं पहले। इसे 4 गुना दिन में बना लेता था एक ज़माने में। तो 25,000 रुपये सुन के जो है ना मुझे मेरा दिमाग घूम गया अंदर ना। मैंने जो है ना उनसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने अपने आप से सवाल पूछा उसी टाइम बैठे बैठे, और अपने आप को बताया कि बेटा ये तुम्हारी औकात है, ये तुम्हारी वर्थ है मार्केट की नज़र में। तुम खुद मतलब एक किस्म का होता है ना कि जब आप लेट बैक हो जाते हैं ना बहुत ज़्यादा, जब आपकी चीज़ें चल रही होती हैं, आप आराम पसंद हो जाते हैं, चीज़ों को टाइम देना कम कर देते हैं, या आप
उस पर मतलब और चीज़ों कंपाउंड नहीं करते अपने बिज़नेस को, तो आप जो है ना फिर एक वक्त ऐसा आता है, तो वो वक्त मैंने उसको जो है ना वो मोमेंट ऑफ ट्रुथ था, मैंने उसको रियलाइज़ किया कि भाई ये जॉब जो है ना एक तो मेरे लिए बनी नहीं है, और जिस बंदे ने इतने अच्छे दिन देखे हों वो मेरे ख्याल से 25,000 पर मंथ की सैलरी तो बिल्कुल भी उसको काबिल कबूल नहीं होगी। बट फिर मैंने वहाँ से पहले मैं उठने लगा, बट मैंने उनको हाँ कह दिया, मैंने ये सोच के हाँ कहा कि मे बी दिस इज़ द टाइम कि आई शुड टीच माई सेल्फ अ लेसन। सुबह 9 बजे उठूँगा, 2 बजे आराम से उठने वाला बंदा हूँ मैं। सुबह 9 बजे उठा करूँगा, तैयार होकर रोज़ ऑफिस जाया करूँगा, ऑफिस से वापस आया करूँगा, शाम को फिर सो जाया करूँगा, मोनोटोनस एक रूटीन मेरी बन जाया करेगी। और शायद यहाँ बैठ के मैं अपने आप को कोई जो है ना मैं लेसन टीच कर सकूँ कि भाई लाइफ इज़ नॉट दैट ईजी जितना आपने ले लिया था इसको। तो इससे बेहतरी की तरफ मैं शायद तभी काम कर सकूँगा जब मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलूँगा। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। अब मैं साथ साथ सोच रहा था, क्योंकि वहाँ तो सारी उम्र नहीं बैठना था, बट मैं साथ साथ सोच रहा था मैंने करना क्या है। तो तकरीबन पहले या दूसरे हफ्ते में ही मुझे समझ आ गया कि मैंने क्या करना है। मैंने नया नया वेट लूज़ किया था और मुझे ये मार्केट बहुत ज़्यादा अनटैप्ड लगती थी पाकिस्तान में, स्पेशली जो है आप फिटनेस की मार्केट जो है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा अनटैप्ड लग रही थी। इसको टेक यूज़ करते हुए हम टैप कर सकते थे। और तो आई थॉट ऑफ न्यूट्राइट, तब फर्स्ट टाइम न्यूट्राइट पे जो है ना मैंने वहाँ से ही काम स्टार्ट किया। और न्यूट्राइट का जो है मोबाइल ऐप एंड ऑल दैट, वो सारा पहले हम मोबाइल ऐप का कोई आइडिया नहीं था, वेबसाइट वगैरह का ही पहले हमने सारा प्लान किया, फिर उसके बाद उसको मोबाइल ऐप में कन्वर्ट किया। उसके सारा अभी तक डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई, अभी सिर्फ आइडिया स्टेज पे चीज़ें थी। तो बीच में मेरा ये भी प्लान बना कि शायद ये सब छोड़ छाड़ के मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ जाके स्टडीज़ कंटिन्यू करता हूँ। बट गाड़ी बेचने पे लगाई हुई थी, वो गाड़ी भी नहीं बिक रही थी मेरी तब। लेकिन फॉर्चुनेटली गाड़ी भी नहीं बिकी। अगर गाड़ी बिक गई होती तो मैं शायद ऑस्ट्रेलिया जा चुका होता, और यहाँ जो उसके बाद मैंने किया वो मैं ना मतलब ना कर पाता। तो 2015 के एंड पे मेरी गाड़ी, दिसंबर में वो गाड़ी सेल हुई, और मैंने 2015 में ही रिज़ाइन किया अपने ऑफिस से ऑफ रोड शूज़ में। 6 महीने के बाद, 6 महीने मैंने वहाँ पे काम किया। 6 महीने के बाद वहाँ से मैंने रिज़ाइन किया, और फिर न्यूट्राइट को हमने यकम जनवरी 2016 को इनकॉर्पोरेट किया, और उसके ऊपर काम करना शुरू किया। उन्हीं पैसों से मैंने उसको फ़ंड किया, गाड़ी बेच के तकरीबन 15-16 लाख रुपया था, उससे हमने उसको फ़ंड किया। और न्यूट्राइट की ऐप डेवलपमेंट स्टार्ट की हमने। और भाई मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। आपने जब ये 2016 में यकम जनवरी को कंपनी स्टार्ट की और आपने सोचा कि मैं एक ऐसी कंपनी बनाता हूँ जिसमें ये वेट लॉस की प्रॉब्लम को मैं एड्रेस करता हूँ, आप तब भी इस वक्त तक खुद भी कर चुके थे, वेट लॉस कर चुके थे, आपने 10 महीनों में 60 kg लूज़ कर लिया था, तो एक मोटिवेशन भी थी। लेकिन देखें, ये एक थोड़ा सा मेडिकल फील्ड है। वेट लॉस इज़ नॉट समथिंग कि आप कहें कि भाई मैं साइकिल चला रहा हूँ या मैं बस जिम जा रहा हूँ और वेट लिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें बड़ी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, मेंटेनेंस, कैलोरीज डेफिसिट, और क्या आपकी न्यूट्रिशन होनी चाहिए, ये चीज़ें इन्वॉल्व हैं। आपकी जो प्रोडक्ट है, जो कि मैं समझता हूँ कि पिछले चंद सालों से बेस्ट सेलिंग है पाकिस्तान में वेट लॉस की कैटेगरी में, इसके पीछे साइंस क्या थी, जहन में क्या चल रहा था? आपने जब ये कंपनी बनाई तो आपके पास कोई फार्मूला था, कोई जादू की चड़ी थी कि आपको लगा कि यार मैं लोगों के वेट लॉस के प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकता हूँ? वो आपके पास कैसे आया सबसे पहले? यानी आपने कहा यार बस कोई भी गोली बना दो और देखते हैं कि क्या होता है। वेट लॉस सप्लीमेंट बनाना तो हमारे जेहन में ही नहीं था, कभी भी नहीं था। हमने इस जो है ना ये हमारे दिमाग में कभी नहीं आया, हमने इससे स्टार्ट नहीं लिया। इसका जो बेसिक आइडिया न्यूट्राइट का था, इट वाज अ मोबाइल ऐप, और हमारी जो फर्स्ट हायर थी वो भी न्यूट्रिशनिस्ट थे। न्यूट्रिशनिस्ट्स विल हेल्प पीपल टू लूज़ देयर वेट, ठीक है, टू मतलब लोग अपने टारगेट्स, हेल्दी टारगेट्स अचीव करेंगे, और न्यूट्रिशनिस्ट उनको हेल्प करेंगे बैक एंड पे बैठ के हमारे ऑफिस से, ठीक है। ये आइडिया था बेसिकली। तो ये आइडिया चलना जब शुरू हुआ, हमने 10वें महीने 2016 में, अक्टूबर में हमने लॉन्च किया था न्यूट्राइट को। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चला, हमारे पास बहुत कस्टमर्स आए। बट मुझे 2 महीने में ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि लोगों को इसमें वैल्यू फॉर मनी नज़र नहीं आती। पाकिस्तान में एक माइंडसेट है, ओवरऑल दुनिया में एक माइंडसेट है कि जब तक उन्हें कोई फिज़िकल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा ना, तब तक उन्हें वैल्यू फॉर मनी उस चीज़ में नज़र नहीं आएगी।
तो हमने रियलाइज़ किया कि हमें साथ शायद सप्लीमेंट्स भी या ऑर्गेनिक फूड या कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह ऐड करने चाहिए. तो दैट्स व्हेन आई केम अक्रॉस एन आइडिया ऑफ लॉन्चिंग अ सप्लीमेंट, वेट लॉस सप्लीमेंट. और वो पाकिस्तान के सबसे अर्ली जो वेट लॉस सप्लीमेंट्स थे जो कि स्पेशली ओबेसिटी में डील करते थे ऑर्गेनिकली. उन सप्लीमेंट्स में एक था जो कमर्शियल सप्लीमेंट्स में, ठीक है, वैसे तो काफ़ी सारे ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स अवेलेबल थे. तो मैं कोई फार्मासिस्ट नहीं हूँ, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि सप्लीमेंट्स वगैरह का. लेकिन डॉट्स कैसे कनेक्ट होते हैं, अमूमन अक्सर आप सोच रहे होते हैं ना कि मेरे साथ अभी इतना बुरा हो रहा है यार, पता नहीं क्यों हो रहा है, क्या वजह है. लेकिन हर चीज़ जो है ना वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपस में जुड़ रही होती है. हम जब गाड़ियों की रेसिंग किया करते थे ना, तो हमारी गाड़ी का ना एक गाड़ी थी होंडा इंटेग्रा, उसका ना इंजन हम ट्यून करते थे ड्रैग रेस के लिए. तो वो हर दूसरे दिन जो है ना इंजन उड़ जाया करता था, उसका कोई मसला हो जाया करता था. तो वो 1,00,000 का इंजन आता था, तो वो हम ना हर दूसरे दिन तीसरे दिन बिलालगंज लाहौर में चले जाया करते थे वो इंजन परचेज़ करने. तो वो एक ही दुकान से में वो इंजन मिल रहा था उस टाइम, उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ था. हमने उससे कोई 7-8 इंजन ले लिए, कोई 10-15 दिन में 7-8 इंजन हमने उड़ा के उससे परचेज़ किए. तो एक दिन ऐसा हुआ, हम इंजन लेने गए, तो साथ मेरे दोस्त शुएब था. शुएब को जो है वो गोदाम में वो उसके साथ चला गया इंजन देखने, तो मैं उसकी शॉप पे ही बैठ गया. तो जो शॉप का ऑनर था ना, वो काफ़ी बल्की बंदा था, उसका तकरीबन होगा वेट 300-350 kg के करीब. और वो उसके लिए उठना भी कासिर था. वहाँ से जहाँ वो बैठा हुआ था वहीं वो सामने उसने अपना नाश्ता रखा हुआ था, पराठे और सालन वगैरह साथ रख के ना वो नाश्ता कर रहा था. तो उसने मुझे भी सुलह मारी, मैं उन दिनों डाइटिंग पे ही था, तो उसने मुझे सुलह मारी कि भाई आ जाए नाश्ता कर लें. मैंने कहा नहीं जी मैं डाइटिंग कर रहा हूँ. कहता अच्छा. उसने जी अपना नाश्ता चालू रखा, कोई तकरीबन 10-11 रोटियां खाने के बाद 10-11, हाँ वजन से पता लगता है यार, 300 kg वाला बंदा इतना ही खाएगा. एग्जैक्टली. तो वो 10-11 रोटियां खाने के बाद एक लड़के ने प्याला वहीं ला के उनके हाथ वहीं पे साफ़ करवाए, और फिर उन्होंने मुझे बुला लिया. उन्होंने कहा इधर आए भाई. मैं उनके पास गया, उन्होंने मोबाइल निकाला, उसमें एक फ़ोटो निकाली, एक बड़ा मस्कुलर बॉडी बिल्डर खड़ा हुआ है, पुरानी फ़ोटो लग रही थी. उन्होंने कहा ये कौन है पता है? मैंने कहा जी मुझे नहीं पता. कहते ये मैं हूँ 1980s में, मैं मिस्टर पंजाब रह चुका हूँ, और अब मेरा हाल देखो ये है. आपने कहा ना कि डाइटिंग कर रहे हैं आप, तो मैंने कहा आपको एक नुस्खा ही बता दूं जो हमें पता है और शायद उससे आपका भला हो जाए. मैंने कहा जी बिल्कुल बताएं. मैंने अपना फ़ोन निकाल लिया, उन्होंने मुझे बताया ये फ़लानी चीज़ इतनी, फ़लानी चीज़ इतनी, फ़लानी चीज़ इतनी, ये लेके जो है ना आपने इनको पीस लेना है, और आपने इस टाइम पे इसको जो है ना खाना है, इसका इस्तेमाल करना है इतनी क्वांटिटी में, और आपका वज़न कम नहीं होगा ना, मैं यहीं बैठा हूँ, मुझे आके पकड़ लेना. ठीक है. उसने इतनी शॉर्टी से कहा, और वो मैं नोट किया, और मैंने घर जाके वो फार्मूला तैयार भी किया. वो फक्की सी बन गई एक, और उसको जो है ना ऑर्गेनिक हर्ब से, और उसको मैंने जो है खाना शुरू किया. और मुझे जो है ना काफ़ी, मैं प्लेट्यू हिट कर चुका था, और वो मेरा उसके बावजूद वेट बड़ी जल्दी से गिरना शुरू हो गया. और उसके अलावा मुझे अपनी अंदर काफ़ी चेंजेस महसूस होती थी उसको यूज़ करने के बाद. मेरी मतलब गट हेल्थ काफ़ी बेहतर हो चुकी थी, हाजमा बहुत बेहतर हो चुका था. तो वो मैं यूज़ करता रहा. अब उस चीज़ को काफ़ी टाइम गुजर चुका था जब तक हमने न्यूट्रॉइड को लॉन्च किया, हमारे जहन में भी नहीं था बिल्कुल भी. बट जब पहली दफ़ा सप्लीमेंट का सोचा ना मैंने, तो अचानक मेरे जहन में आया कि यार मुझे वो 1.5-2 साल पहले उस बंदे ने बताया था 2014 में कि इस तरह से ये एक सब आप इसकी फक्की बनानी है, और ये एक फार्मूला लिखवा. वो जिस फ़ोन में था ना, वो फ़ोन भी कहीं बंद पड़ा हुआ था, फ़ोन चेंज हो चुका था. मैंने वो फ़ोन जाके ढूंढा, फ़ोन जाके ढूंढा, उसके अंदर से वो नोट निकाला. लकीली वो फ़ोन मिल गया मुझे, उसके अंदर से नोट निकाला, और वो नोट निकाल के फिर हम जिन फार्मासिस्ट के साथ काम कर रहे थे उनको वो फार्मूला हमने दिया. वो हर्बल फार्मूला था, और उसके अंदर हमने फिर काफ़ी सारी चेंजेस करके, थोड़ी बहुत चेंजेस करके, मेन इंग्रेडिएंट्स, कोर इंग्रेडिएंट्स वही रखे, और उसको हमने एक वायबल प्रोडक्ट बना के जो है हमने उसकी टेबलेट्स बनाई, और उसको हमने लॉन्च किया अल्हम्दुलिल्लाह. राइट डिटॉक्स उसका नाम है सप्लीमेंट का. और राइट डिटॉक्स जो है वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के साथ इट्स रजिस्टर्ड सप्लीमेंट, और माशाल्लाह से पाकिस्तान का टॉप सेलिंग वेट लॉस सप्लीमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह.
इट्स वन ऑफ आवर बेस्ट सेलर्स और पाकिस्तान की वेट लॉस मार्केट में भी इट्स अ बेस्ट सेलर. Since you're a digital marketing, that is why I think you can make a product sell very well. ये जो आपका एक्सपीरियंस था, जो आप SEO कर रहे थे, जो कि आप स्टार्ट से लगे हुए हैं इस इंटरनेट की इंडस्ट्री में, मेरे ख्याल में प्रोडक्ट के साथ साथ, क्योंकि प्रोडक्ट्स तो बड़ी आई गई, सही है, लेकिन आपकी जो प्रोडक्ट की सक्सेस है इसमें आपकी डिजिटल मार्केटिंग का मैं समझता हूँ कि आउट ऑफ 10 8 तो किरदार है. डू यू थिंक दैट? मुझे लगता है कि 10 भी नहीं 9 होना चाहिए. अच्छा. क्योंकि मार्केटिंग के बगैर देखें, प्रोडक्ट बनाना जो है ना वो इतना मुश्किल नहीं है. प्रोडक्ट तो सब बना लेते हैं, बट उस प्रोडक्ट को मार्केट करना और उसको सेल करना इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क. वो चैलेंजिंग टास्क वो है कि आपने उसको बेचना कैसे है प्रोडक्ट को बनाने के बाद. तो बेसिकली उस वक्त मेरी अपनी स्टोरी बहुत अच्छी सेल हो रही थी कि दिस पर्सन हिमसेल्फ ही हैज़ लॉस्ट वेट, एंड जो सप्लीमेंट इनकी कंपनी ने तैयार किया है मे बी वो इट्स अ मिरेकल सप्लीमेंट जो कि हमें भी वेट लॉस में हेल्प करेगा, जो कि करता है एग्जैक्टली आपको करता है. बट इसके साथ साथ एक तो होता है ना कि आपने एक बंदे को चीज़ एक दफ़ा बेच दी. चीज़ एक दफ़ा तो आप सबको बेच देंगे, बट असल जो आपको कामयाबी मिलती है ना वो मिलती है रिपीट ऑर्डर से. कि आपके कस्टमर दोबारा उसको, कितने कस्टमर ऐसे हैं जो दोबारा ख़रीदते हैं. तो पीपल आर अल्हम्दुलिल्लाह वेरी हैप्पी विद आवर प्रोडक्ट कि वो उनके लिए काम करता है और लोग उसको दोबारा परचेज़ करते हैं. तो री ऑर्डर्स की वजह से और अच्छी सर्विसेज की वजह से जो हम आफ्टर सेल सर्विसेज देते हैं, एक तो हम उस पर मनी बैक गारंटी देते थे, बहुत मतलब 15 दिन की मनी बैक गारंटी देते थे पाकिस्तान की मार्केट में. और दूसरा हम आफ्टर सेल सर्विसेज इतनी अच्छी होती थी कि हमारे ऑफिस से न्यूट्रिशनिस्ट आपको डायरेक्ट कॉल करते थे कि आपकी वेट लॉस प्रोग्रेस कैसी जा रही है, अगर कोई इसके अंदर मसला आ रहा है तो हम उसको रिजॉल्व करते हैं आपके लिए. मतलब आफ्टर सेल सर्विसेज हमारी जो है ना वो बहुत टू द पॉइंट थी, मतलब उनकी वजह से. और हमारी मार्केटिंग, पहले तो पहला प्रोडक्ट तो आपने अपनी मार्केटिंग से बेचना है. दूसरी दफ़ा जो आप बेचेंगे वो आप अपने प्रोडक्ट के ज़ोर पे बेचेंगे, जो आप सर्विसेज दे रहे हैं कि वो प्रोडक्ट. तो अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों चीज़ों में ही हमने जो है ना बहुत मेहनत की और कोई कसर नहीं छोड़ी. और अल्लाह ताला ने जो है वो जो हमारा हाथ थामे रखा. और माशाल्लाह से अब राइट डिटॉक्स जो है इट्स स्टार प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्राइड. व्हाट अबाउट लाइक आप बता रहे थे कि आपकी एक ऐप भी थी जिस पर आप काम कर रहे थे और फिर एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हो गया. आप मेरे ख़्याल में कुछ ऐप भी बना रहे थे एक्सरसाइजेज या न्यूट्रिशन या इस रिलेटेड, ताकि इस सारे एक्सपीरियंस को ऑप्टिमल किया जाए कि ये जो राइट डिटॉक्स आपकी प्रोडक्ट है ये साथ लेते हुए इसकी रेलेवेंट एक्सरसाइज, एक तो आपकी ऑलरेडी एक ऐप है भी, लेकिन आप एक बड़े ऑप्टिमाइज वर्जन पे काम कर रहे थे, उसका क्या बना? जी, तो हमने 2016 में न्यूट्राइड की मोबाइल ऐप तो लॉन्च कर दी थी. उसका फर्स्ट वर्जन था. उसके सेकंड वर्जन पे हम काम कर रहे थे और वो 2017 के नवंबर में रिलीज़ होना था. और उसका एक थर्ड वर्जन था जिसके ऊपर साइमल्टेनियसली हम साथ में ही काम कर रहे थे, जो कि 2018 के फर्स्ट क्वार्टर में रिलीज़ करना था हमने. और उसके ऊपर हमारी 15 लोगों की टीम बैठी हुई थी, और जो कि बहुत ही टैलेंटेड टीम थी, बहुत ही अच्छी सैलरीज लेने वाले लोग थे सारे, बड़े अच्छी क्रीम थी सॉफ्टवेयर हाउसेस की. उनको हमने जो है वो अपने पास, वो हमारे पास एम्प्लॉयड थे और वो काम कर रहे थे पिछले तकरीबन 1 साल से उस प्रोडक्ट पे. और वो हुआ कुछ ऐसे कि जब हमने सेकंड वर्जन लॉन्च करना था उससे हफ्ता पहले हमारे जो CTO हैं अदील इनाम साहब, अब एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, उनका एक्सीडेंट हो गया. वो बाइक से गिर गया, ऑल्दो उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था, वो बाइक से गिरे, उनके सर पे चोट आ गई, जिसकी वजह से वो कोमा में चले गए. और जब कोमा से वापस आए तो उनकी याददाश्त जो है वो खो चुके थे, अपनी याददाश्त. और याददाश्त खोने के साथ साथ वो वेस्ट डाउन पैरालाइज भी हो चुके थे. तो हमारे जितने भी जितना भी कोड था वो सारा वो देखते थे, बिकॉज मैं मेनली मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेक नहीं, दूसरी प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैं सारी देखता था, बट टेक डेवलपमेंट सारी वो देखते थे. और वो सारे उनके पास थी, सारी फाइल्स और वो सारी उनके पास सेव थी. उनका हम जो है ना वो बिल्कुल एक किस्म का डेटा जितना भी था ना वो बीच में ही उसका डेटा लॉस हो गया हमारे पास. हमारी टेक पाइपलाइन सारी चोक हो गई. जितने लोग थे अब उनके पास, अब जितना टीम थी उसके पास 15 लोगों के पास वो सारा अदील साहब को, मतलब अदील साहब की इंस्ट्रक्शंस पे चलते थे. और वो जो विज़न अदील साहब का और मेरा जो विज़न अलाइन हुआ था, और उनकी टीम का और उनका जो विज़न अलाइन हुआ था, उस वक्त ऐसा एक, क्योंकि हम ऑलरेडी मतलब 10-12 मिलियन रुपए से ऊपर स्पेंड कर चुके थे प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे,
कि उस वक्त ला के एक नया बंदा एक CTO बिठा के और नए सिरे से काम कराना जो हमारे लिए वायबल नहीं था, क्योंकि हम तो एक साइड से कमा रहे थे और उसी से प्रोडक्ट को फंड कर रहे थे। ये देखिए ना, ये बूटस्ट्रैप्ड एक कंपनी है जिसको हमने 10 लाख में बनाया, 10 लाख से चलाया और अल्हम्दुलिल्लाह अब मतलब हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन तब ये वायबल नहीं था कि हम इसको दोबारा से करें। तो हमारी न्यूट्राइट की मोबाइल ऐप तो अभी भी है, बट जो वर्जन 3 हम बना रहे थे ना, वो बहुत ही अच्छा वर्जन था। उसके ऊपर भी अभी भी मैं आपको अगर कभी वक्त मिलेगा मैं आपको उसकी जो स्क्रीन्स हैं, ऐप स्क्रीन उसके अंदर दिखाऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा, तो आप हैरान रह जाएंगे कि 2017 में हम ऐसी ऐप पे काम कर रहे थे जिसके साथ की ऐप्स अब मार्केट में आने लग गई हैं, कुछ जो है ना इंटरनेशनल डेवलपर्स के पास से। तो अनफॉर्चुनेटली वो हम नहीं कर सके, बट हम अब प्लान कर रहे हैं कि हम उसके ऊपर दोबारा से काम करना शुरू करें और कुछ ऐसा बनाएं और एक इकोसिस्टम बिल्ड करें टेक को साथ लेके। अभी भी हम हमारी मोबाइल ऐप के थ्रू जो क्लाइंट्स आते हैं हम उनको भी हैंडल कर रहे हैं साथ साथ सप्लीमेंटेशन। तो वो एक पॉइंट था जिसके बाद हमने पिवट कर लिया कि सप्लीमेंट्स को हमने अपना मेन वो फोकस बना लिया कि हम यहाँ से करेंगे। तो हमारे पास सप्लीमेंट्स की लाइन में कोई बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स नहीं है, हम फोकस करते हैं सिर्फ पर्टिकुलर सप्लीमेंट्स जो कि आपको सेलुलाइट, वेट लॉस और आपका एंटीऑक्सीडेंट वगैरह, जिस तरह हमारे पास हमारी ग्रीन टी है, हमारे पास राइट डिटॉक्स है, हमारे पास शेप इट ऑयल है जो कि आपका एंटी सेलुलाइट ऑयल है। दीज 3 प्रोडक्ट्स आर वेरी ग्रेट प्रोडक्ट्स और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो यूज़र्स हैं वो they love it, they absolutely love Omar, it. your story is very inspirational. To be honest with you, हम सिर्फ किताबों में और वीडियो में ये चीज़ें देखते हैं ना कि फ़ेल हो जाओ, दोबारा उठ जाओ, फिर फ़ेल हो जाओ, फिर दोबारा उठ जाओ, फिर आपके साथ कोई वाक़या हो जाता है, जिस तरह आपके साथ आपकी भाई की शक्ल में हुआ जिसने आपको गिराया, रुलाया, डिप्रेस किया, डिप्रेशन से गुजारा, फिर आपने स्ट्रगल करी, एक्सपेरिमेंट्स करे और फिर वो नाकाम हुए, फिर जॉब करी, फिर वहाँ से कंपनी स्टार्ट करी, फिर आप एक ज़बरदस्त रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, ऐप जो न्यूट्रिशन इंडस्ट्री की, जो फिटनेस इंडस्ट्री की थी, बना रहे थे। उसमें आपके साथ अगेन एक मिसहैप हो गया कि आपका CTO जो है उनका एक्सीडेंट हो के मेमोरी लॉस हो गई ना, और आप दोबारा उठे, आपने दोबारा पिवट किया। तो मेरे ख़्याल में हमें किताबों में तो ये चीज़ें बड़ी सुनने को मिलती हैं और हम वीडियोस में भी देखते हैं, लेकिन इस तरह की, टू बी फ्रैंकली ऑनेस्ट विद यू, मेरे सामने जो है आप ही एक ऐसी केस स्टडी हो कि मैंने ख़ुद देखा, मैंने ख़ुद आपसे बात करी और एक ऐसा बंदा जो इस सारे प्रोसेस से गुजर चुका है। तो यू आर रियली एन इंस्पायरेशन टू दोज जो कि एक फेलियर के बाद जो है ना वो अपना माइंडसेट चेंज कर लेते हैं कि भाई कि बिज़नेस करना मेरे बस की बात नहीं है, ये एंटरप्रेन्योरियल जर्नी जो है मेरे लिए नहीं है, एंड दे गो बैक टू देयर ओन कंफर्ट जोन और जॉब शुरू कर देते हैं और लोगों को भी कहते हैं कि भाई बिज़नेस बड़ा रिस्की है। नो डाउट बिज़नेस इज़ अ रिस्की गेम, especially if you are making something new and you are disrupting the market, because you are one of those who really are the best sellers in the weight loss industry, in the nutrition industry. So सीखें सर, ऑडियंस कुछ सीखें इनसे कि यार अगर आपको किस्मत पटकती भी है तो याद रखिए कि उसमें आपका कुछ भला ही होगा। एंड आपके साथ जो भी ज़िंदगी में होता है, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, राइट। देखें, अल्लाह ताला किसी भी इंसान पर इतना बोझ डालते ही नहीं है कि वो उठा ना सके, और अगर डालते भी हैं तो उसमें उसकी आजमाइश होती है और उससे एक मजबूत इंसान, एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनाने के लिए अल्लाह उस पर डालते हैं। तो सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। मुझे ये बताएं, आजकल जो पाकिस्तान में ये ई-कॉमर्स का बूम आया हुआ है, सही है, लोग धड़ाधड़ आ रहे हैं, लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई बस जल्दी जल्दी पैसा बन जाएगा, हम 2-3 प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे और भाई हम ओवरनाइट जो है मिलियनेयर्स बन जाएंगे। तो आपको लगता है कि ये माइंडसेट सही है और पैसा कमाना, जिस तरह आपकी स्टोरी से हमने देखा, इट्स नॉट दैट ईजी, सही है, चक्के लगते हैं, 1.5 लाख की वेबसाइट भी बिक जाती है, सही है, और फिर आप जो है एक सक्सेसफुल वेंचर भी चला रहे थे। डू यू थिंक the trend right now in the Pakistan e-commerce space, locally अगर बात करें, internationally अगर बात करें, तो जो mindset है youth का, do you think they are on the right track to be successful in this space, e-commerce space specifically? ई-कॉमर्स स्पेस की बात करें ना, तो आज से 2-3 साल पहले तक तो मैं नहीं कहूँगा कि हम सही ट्रैक पे थे, बट अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी नई ब्रांड्स उठ के आ रही हैं। मतलब आप स्किन केयर की बात करें, आप वेट लॉस में बात करें, आप फिटनेस की ब्रांड्स, या आप अपैरल्स में देखें, बहुत सारी ब्रांड्स अब नई उठ के आ रही हैं। लोगों ने इन 2 सालों में, ये कोविड से एग्जैक्टली पहले से लेके ना, अब लोगों ने रियलाइज़ किया है कि आपकी अपनी ब्रांड की क्या ताकत है। पहले लोग क्या करते थे, वही एक
मॉडल आपका होता था कि आपने वेंडर से चीज़ पकड़ी और वही चीज़ बेच दी, लेकिन उसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं की। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि अब ऐसी ब्रांड्स आ रही हैं पाकिस्तान में कि जिसमें आप अब उसमें प्राइवेट लेबल्स भी हैं, उसके अंदर आप अपनी भी वैल्यू ऐड करते हैं। मतलब अगर आप एक कोई अपैरल का ब्रांड है, आप उसको बेहतर अंदाज से, बेहतर डिज़ाइंस में आप उसको अपनी मार्केट के हिसाब से जो है वो उसको डिज़ाइंस बनाते हैं, उनको सेल करते हैं और कॉस्ट प्राइस भी जो है आप उस हिसाब से, तो अब ब्रांड्स बनना शुरू हो गई हैं। तो मुझे लगता है कि यूथ जो है ना अब जो है ना पाकिस्तान में भी उसी तरह का ई कॉमर्स का बूम जो है ना वो जल्द ही आने वाला है, जिस तरह का यूएस या यूरोप की मार्केट्स में था, प्राइवेट लेबल्स का और एक वैल्यू जो प्रोडक्ट्स जो कि वाकई वैल्यू फॉर मनी देते हैं आपको। तो अभी मुझे फ़ील होता है कि लोग जो हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन ये है कि मेहनत जो है ना वो बिल्कुल नहीं हमें छोड़नी चाहिए उस पे। तो हमें फुल जितनी मेहनत हमें 110% देना चाहिए अपना जो है, अपने जो भी हम काम कर रहे हैं उस पर, तभी जाके हमें उससे सक्सेस मिलेगी। अच्छा, पाकिस्तानी कंज्यूमर की एक ऑब्जेक्शन ये भी होती है ना, नॉर्मली जो देखा गया है, क्योंकि ऐसे वाक़यात हुए हैं, यू हैव सोल्ड टू मिलियंस ऑफ कस्टमर राइट योर प्रोडक्ट, और आपने शिप भी करी है। नॉर्मली जो मैंने देखा है, इवन मैं अभी भी जब भी कभी कभी ऑनलाइन शॉपिंग करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे लगता है यार ये जो पिक्चर है, जो चीज़ हमें ये दिखा रहे हैं, जो हमें बेचना चाह रहे हैं, वेदर दिस विल बी डिलीवर्ड और नॉट। अक्सर आपने देखा होगा, आप कोई बल्कि मैं अक्सर ये स्टोरीज़ देखता हूँ कि यार हमने मोबाइल फ़ोन या कोई चीज़ ऑर्डर करी और बीच में पत्थर आ गया। आपने भी ऐसी स्टोरीज सुनी होंगी। तो हाउ यू डील विद दैट कस्टमर ऑब्जेक्शन, या वेट लॉस के प्रोडक्ट में ये इतना नहीं था? अच्छा, ये जो चीज़ है ना ये दोनों एंड पे हो रही है, क्योंकि हम प्रोडक्ट डिलीवर भी करते हैं, हम ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं। अक्सर हमें चीज़ें ख़राब मिल जाया करती थी, अब इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, ये पहले होता था। हम्म। हमें चीज़ की जगह पत्थर आ गया, ठीक है। इसी तरह हम जब राइट डिटॉक्स के ऑर्डर्स डिस्पैच करते थे दराज के थ्रू, तो हमने एक दफ़ा ऑर्डर भेजा और हमें वो रिटर्न होके आ गया। जब वो रिटर्न आया ना, तो उसके अंदर जो है ना दराज का जो जो हमारी राइट डिटॉक्स की बोतल थी ना, उसकी जार की बजाय ना आलू बुखारे की चटनी थी, और ऊपर हम्म। राइट डिटॉक्स का ही लेबल लगा हुआ बाहर हमारा कि ये हमारा ही पार्सल है। तो कस्टमर भी समटाइम्स जो है ना वो उसके अंदर मैनिपुलेट कर जाते हैं। ये प्रॉब्लम सेलर्स को भी है और ये प्रॉब्लम बायर्स को भी है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की मार्केट मैच्योर हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये चीज़ें भी हम टैकल कर लेंगे। इस तरह के इश्यूज़ आई बिलीव कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बाहर की मार्केट्स में भी आते होंगे। बट ये पाकिस्तान की मार्केट अभी बहुत जो है ना अर्ली स्टेजेस पे ई कॉमर्स की, और इसको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, इंशाल्लाह ताला सेटल हो जाएगी। अभी ये पत्थर आने वाला सीन बहुत कम हो चुका है, ठीक है। जैसे चेक एंड बैलेंस और आपका क्वालिटी चेक जो है ई कॉमर्स कंपनीज़ का या कोरियर का, जिस तरह कोरियर कंपनीज अब आपको पार्सल चेक नहीं करने देती लेने से पहले, ठीक है, इसी तरह वो अगर वो इस चीज़ को इंश्योर करती हैं तो बायर तक भी सही चीज़ पहुँचती है। क्योंकि अब पहले राइडर्स को मतलब पहले अगर कोई राइडर भी बीच में हेरा फेरी करता था तो वो कस्टमर का नाम लगा देते थे कि कस्टमर ने चीज़ रिप्लेस कर दी है या हमें पीछे से चीज़ गलत आई है। अब पार्सल खोलने का तो मतलब तुक ही नहीं है ना कोई। मतलब अगर आप तक पार्सल आया, अगर वो खुल गया तो वो राइडर की जिम्मेदारी है, ठीक है। अब वो अलाउड नहीं है, तो इस चीज़ को इस तरह से भी इन्होंने टैकल कर लिया है कुछ हद तक। और आगे आने वाले वक्तों में जो है ना लोग भी थोड़े समझदार हो जाएंगे। अभी पाकिस्तान एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है और थोड़ा सा स्टेबिलिटी आएगी, इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें भी बेहतर हो जाएंगी। टाइम के साथ साथ हमारी कॉमर्स की जो मार्केट है ना वो भी मैच्योर हो जाएगी, इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे इंशाल्लाह। आपका बड़ा एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है पाकिस्तानी लोग ई कॉमर्स इंडस्ट्री में। अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है, लोकली कोई ई कॉमर्स का स्टोर सेटअप करना चाहता है, एक ब्रांड बनाना चाहता है और एक वैल्यू प्रोवाइड करना चाहता है और एक अच्छी कस्टमर सपोर्ट देना चाहता है कि सही सेंस में एक बिज़नेस सेटअप किया जाए, एक ब्रांड सेटअप किया जाए, तो आपकी उनको क्या एडवाइस होगी, या उनको कौन से ऐसे स्टेप्स या ऐसी स्किल्स डेवलप करनी चाहिए कि बाद में वो जो है ना इस बिज़नेस मॉडल को गालियाँ ना दें या इसको बड़ा बुरा ना कहें, बल्कि अपने आप पर काम करें? व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ दोज थिंग्स दैट दे नीड टू कंसिडर बिफोर स्टार्टिंग एनी बिजनेस, स्पेशली ई कॉमर्स बिजनेस ऑनलाइन? अच्छा, ई कॉमर्स के बिज़नेस में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना वो है आपका प्रोडक्ट। पाकिस्तान की मार्केट में या कहीं भी पूरी दुनिया में आपके प्रोडक्ट में जान होनी चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपके प्रोडक्ट का जो प्राइस पॉइंट है, अब पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च करने लगे हैं ना, तो प्राइस पॉइंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है पाकिस्तान में, ठीक है। जो अंडर 1000 है ना, वो अंडर 1000 रुपीज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इम्पल्सिव बाइंग
की कैटेगरी में आ जाते हैं, उस बिहेवियर को ट्रिगर करते हैं, वो उनकी सेल्स बहुत अच्छी हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि कम प्राइस में ज़्यादा वैल्यू दें, प्रोडक्ट में जान हो, और तीसरे नंबर पे मार्केटिंग, आपकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग। एक ज़माना होता था ना, अभी भी जो हमारे जो सेठ लोग बैठे हैं ना प्रोडक्ट डेवलपमेंट में या बैठे हुए हैं, आप उनका प्रोडक्ट देखेंगे ना, प्रोडक्ट अच्छा होगा बट उसकी पैकेजिंग से आपको वो फील ही नहीं आएगी, ठीक है। वो पैकेजिंग वही पुराने ख्यालात पे ही उनकी चल रही है, वही जाके वो किसी दुकान पे उन्होंने जाके बनवा लिया, या वो उस पर स्पेंड नहीं करते ब्रांडिंग पे। अपनी ब्रांडिंग पे आपने स्पेंड करना है। अमूमन ऐसे होता है कि भाई जो प्रोडक्ट्स बिक रही होती हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होती है, पैकेजिंग की ज़्यादा होती है, बिकॉज वो पैकेजिंग आपको अपील करनी चाहिए, फिर ही आपको वैल्यू फॉर मनी समझ आएगी, ठीक है। तो अच्छी पैकेजिंग ज़रूरी नहीं बहुत महंगी हो, लेकिन एक अच्छी ब्रांडिंग के साथ अच्छी पैकेजिंग बनाई जा सकती है, प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा ना हो, और आपके डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स वो अच्छे होने चाहिए। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग की जो है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम सैचुरेटेड होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा ओवरली सैचुरेटेड हो चुका है। अब आपकी कॉस्ट पर कन्वर्जन्स बहुत ऊपर जा चुकी हैं। एक ज़माना था जब हम 150-200 में कन्वर्जन निकालते थे, अब 1100-1200 में कन्वर्जन्स निकलती हैं। मतलब इस तरह का वक्त भी आ गया, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा स्किल्स अपने डेवलप करने पड़ेंगे डिजिटल मार्केटिंग में। डिजिटल मार्केटिंग सीखें, उसके साथ फिर अपना प्रोडक्ट अच्छा जानदार बनाएं, एक अच्छी प्राइस में, अच्छी ब्रांडिंग के साथ आप आएँ मार्केट में, और लोगों को सेल करने के बाद जो आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज है ना, वो अच्छी होनी चाहिए, उनको आप पे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और आखिर में ये बात कि जो फेलियर है ना, उससे नहीं डरना आपने कि हम फेल हो जाएंगे तो क्या होगा। देखिए ना, आपको मुंह पे मुक्का खाने से डर लगता है कि आपको कोई मुंह पे मुक्का मारे, तो आपको डर लगता है ना क्या होगा। बिल्कुल। लेकिन जब एक दफ़ा आपको मुंह पे मुक्का पड़ जाएगा ना, तो अब आप रियलाइज़ करेंगे यार इसकी तो इतनी दर्द नहीं होती, मतलब दर्द हुई है लेकिन ये दर्द तो चली गई है ना, ठीक है। तो फेलियर भी ऐसा होता है, आपको उससे डर लगता है बहुत ज़्यादा कि फ़ेल हो जाऊंगा तो क्या करूंगा। लेकिन एक दफ़ा जब आप फेल हो जाएंगे ना, और उससे जो चीज़ें आप सीख लेंगे, तो आपको मैं तो ऐसे ही डर रहा था यार, मतलब यू कैन कम बैक, ठीक है। फेलियर से आप सीखेंगे, फेलियर इज़ अ गुड थिंग एक्चुअली, ठीक है। वो आपको बहुत कुछ सिखाता है। मैंने अपनी सारी, जितनी मैंने आपसे अपनी स्टोरी शेयर की है, आप इसके अंदर देखें मैं कितनी दफ़ा फेल हुआ हूँ, कितनी चीज़ों में फेल हुआ हूँ। मैं पहले 1000 रुपये में हार मान जाता, या पहले 30,000 वाला जो डेवलप उसमें हार मान जाता, मैं शायद आज ये कर ही ना रहा होता, ठीक है। मैं वेब होस्टिंग कंपनी बिकी तब हार मान जाता, कुछ ना करता। तो यू हैव टू कीप मूविंग, ठीक है। आपको मूव करते रहना। फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, फेलियर होंगे, लेकिन जितना आप डरते हैं ना, एक्चुअली फेलियर उतनी बुरी चीज़ नहीं होती, ये आपको फेल होने के बाद समझ में आता है। अच्छा, before I conclude this podcast, one important question that I think we should give to whoever is listening to us, and I believe that will help them. आपने बात करी डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स की, सो व्हाट आर सम, लाइक अगर मैं आपसे कहूँ कि आजकल के इंटरनेट के दौर की 2-3 स्किल्स मुझे बता दें, या हमारे देखने वालों को बता दें कि उनको लॉन्ग टर्म में वो फ़ायदा दे सकती हैं और उनके बिज़नेस को फ्लरिश कर सकती हैं और नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकती हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग के अलावा वो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो आप समझते हैं कि बिज़नेस में बड़ी ज़रूरी हैं? देखेंगे, डिपेंड करता है कि आपका एक्सपोजर किस चीज़ के ऊपर रह चुका है ना। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बैकग्राउंड से हैं, तो मे बी आई वुड सजेस्ट यू कि आप कोडिंग के अंदर स्किल्स तलाश करें, कोई जो कि फ्यूचर प्रूफ स्किल्स हैं, ठीक है। अगर आप आर्टिस्टिक आपका बैकग्राउंड रह चुका है, तो मैं आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग या आर्टिस्टिक जितने भी हैं फील्ड्स, वीडियो एडिटिंग वगैरह से वो करूँगा। लेकिन कोई भी जो एंटरप्रेन्योर, कोई भी जो इस बिज़नेस में आ रहा है ना, जब आपने बिज़नेस मैनेज करना है, एक स्किल तो नेसेसरी आपके पास होनी चाहिए, वो अपने आप को और अपने प्रोडक्ट को पब्लिक में प्रेजेंट करने की स्किल है, ठीक है। उसके लिए आप प्रैक्टिस करें, आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, लोगों के सामने पब्लिक स्पीकिंग करें या अपने आप को प्रेजेंट करें टू द वर्ल्ड, ठीक है। उसी तरह फिर आपको जो है ना, आपके लिए इजी होता जाएगा, ठीक है, कि आपने मतलब आप में कॉन्फिडेंस आता जाएगा अपने आप को प्रमोट करने का, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने का, ठीक है। आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है सबके लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, बाकी आपको मार्केटिंग तो आनी चाहिए, वो मैंने आपको बताया है। और उसके अलावा जो मैं सजेस्ट करूँगा, वो टीम बिल्डिंग एंड टीम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अकेला बंदा नहीं चला सकता कारोबार, ठीक है। वन मैन शो नहीं है जो ई कॉमर्स का या कोई भी बिज़नेस जो है ना, उसके अंदर आपने जो उसकी टीम मैनेजमेंट जो है ना, उसका मतलब
लीडर, एक अच्छा लीडर कैसे बनना है, आपने अपने 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 कंपनी का एनवायरनमेंट कैसा सेट करना है। भले आपके पास 3 लोग ही हैं, उन 3 लोगों को आप उनकी मतलब यू नीड टू बी एम्पैथिक विद देम, ठीक है। आपको उनके प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना है और उनके लेवल पे आके चीज़ों को चलाना है और उसको समझना है, वो ये चीज़ें लाजमी सीखें। आप मतलब मेरी कंपनी में आप देखें तो जो बंदे पहले दिन से काम कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वही लोग काम कर रहे हैं। हम नए लोग हायर करें तो करें, ठीक है, लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि 2-3 लोग छोड़ के भी गए और मैंने उन्हें ये कह के बता के मैंने कहा आज छोड़ के जा रहे हो, कुछ अरसे बाद वापस आओगे, और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। वो जो 2 छोड़ के गए थे वो भी 2 वापस आ चुके हैं। मतलब आप अपना एनवायरनमेंट इतना फ्रेंडली सेट करें कि लोगों को लगे ही ना कि वो काम कर रहे हैं, एक्चुअली दे आर मेक देम फील कि दे आर पार्ट ऑफ योर कंपनी। तो इन ज़रा लीडरशिप स्किल्स और मार्केटिंग स्किल्स, और उसके अलावा आपका अपना माइंड अगर आर्टिस्टिक ज़्यादा है तो आर्टिस्टिक उसमें स्किल्स में आप आ जाएं, बिकॉज आपको अपना प्रोडक्ट जो है वो मार्केटिंग के दौरान यू नीड क्रिएटिव्स, यू नीड सो मेनी थिंग्स वो, और आपको अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स जो है ना उसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच उमर फॉर दिस इंस्पिरेशनल पॉडकास्ट। आई रियली लर्न अ लॉट। शायद मैं इतना फेल ना हुआ हूँ ज़िंदगी में, लेकिन मुझे कदर समझ में आ गई है फेलियर्स की भी, कि फेलियर ज़रूरी होते हैं। मेक श्योर कि आप जब भी कोई काम करें तो प्रॉपर रिसर्च के साथ करें। ज़रूरी नहीं है कि आपने ये बात सुन ली है कि भाई फेल होना अच्छी चीज़ है तो आप बगैर किसी रिसर्च के कोई भी काम शुरू कर दें। प्रॉपर रिसर्च करें हर काम पे और लगन के साथ करें। अगर आप फेल भी होते हैं तो कीप दिस इन माइंड दैट देयर इज़ अ बेटर थिंग फॉर यू। जिसकी वजह से फेल हुए हैं, शायद अल्लाह आपको वो अच्छी चीज़ दिलाना चाहते हैं और आपको यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं कि वहाँ तक पहुँचने के लिए भाई यहाँ की फेलियर से गुजरना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन उमर फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर शो, एंड आई होप यू गाइज लाइक दिस पॉडकास्ट एज वेल। डिस्क्रिप्शन में इनके सोशल्स भी होंगे इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद हिम और आस्क हिम एनीथिंग, ऑल्दो ही इज़ वेरी बिजी with his brand, with his companies that he's running right now. Make sure you share this video with your friends who you think will find value out of it. And thank you very much once again, guys.